हाय एवरीवन। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 29 जुलाई के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो क्या दिया है ये देखते हैं। तो कारगिल विजय दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे कारगिल विजय दिवस बताया गया है, तो उसको हर साल कौन से डेट को मनाया जाता है तो ये पूछा है। तो इसमें 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, और जो ये कारगिल युद्ध हुआ था वो ऑपरेशन विजय के अंडर में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे एक ऑपरेशन लॉन्च किए थे, तो वो क्या था, ऑपरेशन विजय। ठीक है, तो यहाँ पे आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसको हम लोग किस लिए इसको स्मरण करते हैं, किस लिए इसको याद रखते हैं, तो ये 1999 के कारगिल युद्ध में भारत की विजय हुई थी। ठीक है, जो 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था उसमें भारत की विजय हुई थी, और ये ऑपरेशन विजय यहाँ पे लॉन्च किया गया था। ठीक है, वहाँ पे कौन से ऑपरेशन वहाँ पे लॉन्च किया गया था, तो वे था ऑपरेशन विजय, जिसमें ये इंडियन एयरफोर्स ऑपरेशन इसमें था। ठीक है, भारतीय वायुसेना का अभियान, तो वो क्या था, तो वो था ऑपरेशन सफ़ेद सागर। ठीक है, जो भारतीय वायुसेना का जो अभियान था वो था ऑपरेशन सफ़ेद। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो युद्ध का स्थान है वह कौन सा है, तो है कारगिल, द्रास, बटालिक सेक्टर, लद्दाख। ठीक है, जो लद्दाख है वो अभी जम्मू और कश्मीर का भाग है। ठीक है, तो ये युद्ध का स्थान रहा है, और जो ये इसकी कुछ स्मरण स्थल है। ठीक है, मतलब मेन कमेमोरेशन वेन्यू है। ठीक है, तो ये कौन ऐसा है यहाँ पे, तो वो है कारगिल युद्ध स्मारक, द्रास, लद्दाख। ठीक है, ये इसका मेन स्मरण स्थल है। और जो इसका पर्पस क्या है इस डे को मनाने का, तो इसका पर्पस है कि भारत की संप्रभुता की रक्षा करने वाले भारतीय सैनिकों के साहस, वीरता और सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देना यहाँ पे इसका पर्पस है। ठीक है, जो ये कारगिल युद्ध हुआ तो उसमें जो ये भारत की संप्रभुता की रक्षा करने वाले जो भारतीय सैनिकों के जो साहस, वीरता और सर्वोच्च बलिदान है उसको श्रद्धांजलि देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इसकी जो युद्ध की जो चोटियाँ थी, प्रमुख चोटियाँ हिल्स, वह कौन कौन थी यहाँ पे, तो वो थी टाइगर हिल्स, तोलोलिंग और पॉइंट 4875। ठीक है, तो ये इसकी कुछ ऐसे मेन हिल्स थी। ठीक है, इस युद्ध से। और यहाँ पे देखते हैं जो परमवीर चक्र से सम्मानित हुए हैं। ठीक है, तो ये परमवीर चक्र यहाँ पे एक सम्मान है जिसको यहाँ पे जो वीर है उसको, जो वीरों रहते हैं उनको यहाँ पे दिया जाता है। तो ये परमवीर चक्र से सम्मानित कौन कौन से वीर है, तो यहाँ पे बताया गया है। तो वो है कैप्टन विक्रम बत्रा। ठीक है, और वे है लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, राइफलमैन जयशंकर कुमार। तो ये इतने एक कुछ यहाँ पे वीर है जिसको ये परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो युद्ध थी उसकी अवधि, जो युद्ध है वो कब तक चला था, तो ये युद्ध मई से लेके जुलाई 1999 की बात है जो ये कारगिल युद्ध हुआ है। तो ये मई से लेके जुलाई तक ये युद्ध चला है। और जो ये यहाँ पे विजय की घोषणा कब की गई, तो विजय की घोषणा यहाँ पे 26 जुलाई 1999 को किया गया, जब भारत ने जो सभी कब्जा किए गए क्षेत्र पर सफलतापूर्वक यहाँ पे नियंत्रण स्थापित कर लिया, तो इस युद्ध की विजय यहाँ पे घोषित की गई। ठीक है, विजय की घोषणा किया गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे आगे देखते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भव्य रसायन योजना को मंजूरी दी है, इसका बजट कितने है। ठीक है, तो यहाँ पे एक भव्य रसायन योजना है, तो इसका बजट कितना है, तो ये बताया गया है। तो इसका बजट यहाँ पे 3030 करोड़ है। ठीक है, जो भव्य रसायन योजना है जिसको भारत ने मंजूरी दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, तो इसका बजट यहाँ पे 3030 करोड़ है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे देखते हैं हम लोग इससे रिलेटेड। तो इसका बजट कितना है, तो वो है 3300 करोड़।
ठीक है। तो यहाँ पे एक तो जो 30 करोड़ है यहाँ पे प्रशासनिक व्यय के लिए है, और जो 3000 करोड़ है वो कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं एवं बुनियादी उपयोगिता के लिए है। ठीक है, जो 3000 करोड़ है वो किसके लिए है, तो कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा एवं बुनियादी उपयोगिता के लिए है, और जो 30 करोड़ है वो किसके लिए है, तो वो है प्रशासनिक व्यय के लिए। ठीक है, तो जो ये भव्य है उसका पूरा नाम क्या है, भव्य रसायन का, तो इसका पूरा नाम है भारत औद्योगिक विकास योजना। ठीक है, भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन इसका पूरा नाम है, किसका, भव्य का। ठीक है, भव्य रसायन का। और फिर इसको किसके द्वारा अप्रूव किया गया था, तो यह केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इसको अप्रूव किया गया था, यूनियन कैबिनेट के द्वारा। और इसको कब अनाउंस किया गया, तो ये है इसको अनाउंस किया गया है, तो ये है केंद्रीय बजट 2026-27 में। ठीक है, तो फिर इसका जो अवधि है वो कितने वर्ष के लिए है, तो वो है 2026-27 से लेके जो अभी 2026-27 में इसको अनाउंस किया गया है, तो वह 30-31 तक यह कार्यान्वयन है, मतलब इसका कार्यकाल 30-31 तक है, 5 वर्ष के लिए। ठीक है, और फिर जो ये इसका उद्देश्य है तो वो क्या है, तो भारत में 3 समर्पित केमिकल पार्कों की स्थापना करना है। ठीक है, जिसके लिए यहाँ पे 3030 करोड़ यहाँ पे बजट व्यय किए गए हैं, तो वो किसके लिए है, तो यह भारत में 3 समर्पित केमिकल पार्कों की स्थापना करना है। ठीक है, तो वहाँ पे जो केंद्र सरकार है वो इसकी केंद्रीय सहायता कितनी है, तो प्रत्येक केमिकल के लिए केंद्रीय सहायता यहाँ पे 1 करोड़। ठीक है, और जो 1000 करोड़ है, और जो राज्य सरकार है वो यहाँ पे कितना योगदान कर रहा है प्रत्येक पार्क के लिए, तो है 500 करोड़। ठीक है, केंद्र सहायता यहाँ पे 1000 करोड़ मिल रहा है, और जो राज्य सरकार है वो कितनी सहायता प्रदान कर रही है, तो वो 500 करोड़ यहाँ पे सहायता प्रदान कर रही है। और जो भूमि की आवश्यकता है, ठीक है, इन पार्कों के लिए जो भूमि की आवश्यकता है वो न्यूनतम कितनी है, तो वो है 2000 एकड़। ठीक है, 2000 एकड़ यहाँ पे न्यूनतम भूमि की आवश्यकता है। और फिर यहाँ पे इसकी कुछ सुविधा दी गई है। ठीक है, कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, जल आपूर्ति, स्ट्रीम नेटवर्क, ये सब इसकी कुछ सुविधाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका कुछ ऑब्जेक्टिव दिया गया है, इसका कुछ उद्देश्य दिया गया है। तो क्या क्या है, भारत के केमिकल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, और जो डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको एक अट्रैक्ट करना है। तो ये सब इसके यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स मतलब सीआरपीएफ का स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। ठीक है, जो यहाँ पे सीआरपीएफ है वहाँ पे वो प्रत्येक वर्ष किस डेट को मनाया जाता है, तो ये है 27 जुलाई को। ठीक है, 27 जुलाई को सीआरपीएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। फिर यहाँ पे आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 27 जुलाई को सीआरपीएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से हुई, तो यह 27 जुलाई 1939 को। ठीक है, 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस। ठीक है, तो यहाँ पे उसके रूप में यहाँ पे ये बनाना स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे 27 जुलाई 1939 से। ठीक है, और फिर उसके बाद ये सीआरपीएफ नाम दिया गया। तो इसको सीआरपीएफ नाम कब दिया गया है, तो ये सीआरपीएफ नाम 28 जुलाई 1949 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये अधिनियम लागू किया। फिर उसके बाद जो 1949 है उसमें यहाँ उसके लागू होने के बाद ये हुआ था। ठीक है, 28 दिसंबर 1949 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स अधिनियम जो कि 1949 के तहत यहाँ पे लागू होने के बाद हुआ था। ठीक है, और जो ये इसका मिनिस्ट्री ऑफ होम मंत्रालय, ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसको सीआरपीएफ नाम कब दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे 28 दिसंबर 1949 को
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम जो कि 1949 के लागू होने के बाद इसको सीआरपीएफ नाम यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, और तो इसका स्टेटस क्या है सीआरपीएफ का, तो ये है भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल। ठीक है, मतलब सेंट्रल आर्म जो पुलिस फोर्स है सीएपीएफ, ये इसका स्टेटस है यहाँ पे। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो सीजीओ कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आगे देखते हैं हम लोग, ये इसकी कुछ रोल्स है, इसकी भूमिका है तो कौन कौन सी है। काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस, ठीक है, एंटी नक्सल्स ऑपरेशंस, काउंटर टेररिज्म, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज, इलेक्शन सिक्योरिटी, डिसास्टर रिस्पांस एंड वीआईपी सिक्योरिटी। तो ये सब इसकी कुछ मेजर रोल्स है सीआरपीएफ का। ठीक है, तो यहाँ पे फिर इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, तो ये जो सीआरपीएफ जो दिवस है ये उन जवानों के साहस, सर्वोच्च बलिदान और समर्पित सेवा को सम्मानित करता है। ठीक है, तो उसके लिए जो ये सीआरपीएफ दिवस है उसको प्रतिवर्ष यहाँ पे मनाया जाता है। फिर यहाँ पे आगे देखते हैं, रोमानिया के द्वारा बचारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडी द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कौन सा सर्वोच्च शैक्षणिक सम्मान प्रदान किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू है उसको हाईएस्ट एकेडमिक ऑनर यहाँ पे दिया गया है, तो वो कौन सा है जिसको रोमानिया के बचारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडी के द्वारा इसको दिया गया है। तो वो कौन सा पुरस्कार है, तो यहाँ पे पूछा है, तो वो है डॉक्टर ऑनरिस काजा। ठीक है, जो एक मादा डॉक्टरेट है, तो ये अवार्ड यहाँ पे दिया गया है उनको, जो कि एक हाईएस्ट एकेडमिक ऑनर है। ठीक है, जो डॉक्टर ऑनरिस काजा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आगे देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ, तो उस अवार्ड का नाम क्या है, तो वो है डॉक्टर ऑनरिस काजा। तो ये किसके द्वारा इसको दिया गया है, तो ये है बचारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज जो कि रोमानिया में है। तो इसको कब दिया गया था, ठीक है, तो ये 24 जुलाई 2026 को प्रदान किया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद ये कौन सी देश है, जो कौन सी कंट्री है जिन्होंने दिया है, तो वो है रोमानिया। और जो ये अवार्ड जिन्होंने प्राप्त किया तो वो कौन है, तो वो है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो कि भारत की 15वीं प्रेसिडेंट है। ठीक है, और फिर इसका जो सम्मान यहाँ पे प्रदान किए हैं उसके कुछ रीजंस है, तो ये देखते हैं कि ये कौन कौन से रीजंस है। तो है डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस, उत्कृष्ट सार्वजनिक सेवा। ठीक है, तो उसके कारण यहाँ पे ये सम्मान दिया गया है। और यहाँ पे कौन से रीजंस है, तो ये शिक्षा एवं सामाजिक समावेशन प्रतिबद्धता के लिए, और जो भारत रोमानिया जो संबंध है उनको सुदृढ़ करने में ये योगदान प्रदान करेगा। तो ये सब रीजंस है जो कि ये सम्मान यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट, तो उन्होंने यहाँ पे कुछ कहा था, तो ये क्या कहा है, तो यह जो सम्मान मिला है वो भारत के 1.4 अरब लोगों को समर्पित किया है। और उन्होंने कहा कि यह भारत और रोमानिया के लोगों के बीच स्थायी मित्रता का एक प्रतीक है। ठीक है, जो इनको अवार्ड मिला है, सम्मान मिला है डॉक्टर ऑनरिस काजा, वो भारत और रोमानिया के लोगों के बीच स्थायी मित्रता का एक प्रतीक है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आगे देखते हैं, हाल ही में गंगा नदी पर इलेक्ट्रिक बोट रूपांतरण पायलट प्रोजेक्ट किस शहर में शुरू की गई है। ठीक है, तो गंगा नदी पर एक प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टार्ट की गई है, तो वो कौन सी है, इलेक्ट्रिक बोट रूपांतरण पायलट प्रोजेक्ट। ठीक है, जिसको किस शहर में शुरू की गई है, तो ये है वाराणसी में। तो यहाँ पे फिर हम लोग आगे देखते हैं, तो और फिर ये प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया है, तो ये 23 जुलाई 2026 को लॉन्च किया गया है। तो यह प्रोजेक्ट कहाँ पे
ये इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, तो वो है गंगा नदी पर किया गया है, जो कि इलेक्ट्रिक बोट कन्वर्जन पायलट प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का नाम है। ठीक है, और जो ये कार्य है वो ये किसके द्वारा यहाँ पे किया गया है, तो ये है वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा। ठीक है, वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा, जो कि GAIL लिमिटेड के सहयोग से यहाँ पे किया गया है। और फिर ये इसका ऑब्जेक्ट क्या है, तो ये जो पारंपरिक डिजिटल यात्री नौकाओं को इलेक्ट्रिक नौकाओं में परिवर्तित कर स्वच्छ, हरित एवं सतत नदी परिवहन को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है इस प्रोजेक्ट का। ठीक है, और जो इसका फर्स्ट फेज है, इसका प्रथम चरण है, वो क्या है, तो यहाँ पे 20 पारंपरिक यात्री नौकाओं को इलेक्ट्रिक नौकाओं में परिवर्तित किया जाएगा। और फिर इसका जो प्रारंभिक चरण में जो 5 इलेक्ट्रिक नौकाओं है उसका यहाँ पे शुभारंभ किया गया है। फिर यहाँ पे कुछ ये नौका है उसकी विशेषता है। ठीक है, तो कौन कौन सी है, तो यहाँ पे 15 किलोवाट इलेक्ट्रिक आउटबोर्ड मोटर, ठीक है, 20 किलोवाट लिथियम बैटरी पैक, EV चार्जिंग सुविधा, GPS ट्रैकिंग, डिजिटल डिस्प्ले, रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम। जो ये नौका है ये उसकी यहाँ पे विशेषता बताई गई है। ठीक है, और जो ये संचालन जो ऑपरेटिंग रूट है वह कौन कौन सी है, तो वह है 80 घाट और नमो घाट के बीच। ठीक है, तो एक बार चार्ज करने पर कम से कम 3 राउंड ट्रिप ये लगाता है। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग रूट है ये 80 घाट और नमो घाट। ठीक है, फिर इसके कुछ बेनिफिट्स है इस प्रोजेक्ट के, तो वो क्या क्या है, वायु, जल एवं ध्वनि प्रदूषण में कमी, कार्बन उत्सर्जन में कमी, नौकाओं के संचालन लागत में 80% तक की कमी, और जो स्थानीय नाविकों की आजीविका में सुधार एवं पर्यावरण अनुकूलन पर्यटन को बढ़ावा देना। तो ये इसके कुछ प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आगे देखते हैं हम लोग। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस ब्लूटूथ आधारित पीयर टू पीयर मैसेजिंग ऐप को हटाने का आदेश दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे भारत सरकार द्वारा एक ऐसे मैसेजिंग ऐप है जिसको हटाने का आदेश दिया है, तो वह कौन है, तो वह है वीचैट। ठीक है, वीचैट एक मैसेजिंग ऐप है जिसको हटाने का यहाँ पे आदेश दिया गया है भारत सरकार द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ जानकारी। तो एक ऐप का नाम है वीचैट, जिसको ने भारत सरकार ने इसको हटाने का आदेश दिया है। तो यह जो कार्रवाई है वह कब की गई, तो ये जुलाई 2026 में भारत सरकार ने इसे गिटहब से हटाने का आदेश दिया। ठीक है, जो वीचैट है उसको गिटहब से हटाने का यहाँ पे आदेश दिया गया है। ठीक है, और जो यहाँ पे आदेश किया करने वाला कौन है, तो ये आदेश करने वाला जो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र गृह मंत्रालय है, ये उसके अंतर्गत इसको जारी करने वाला है। ठीक है, ये इसके अंतर्गत आता है, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र गृह मंत्रालय, जो कि इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, और इसके डेवलपर कौन है, तो है जैक डोर्सी। ठीक है, जो वीचैट है उसके डेवलपर कौन है, जिन्होंने इसको डेवलप किया है, तो वो है जैक डोर्सी। ठीक है, जिन्होंने ट्विटर के सह संस्थापक एवं पूर्व CEO है। ठीक है, थे। और जो यहाँ पे ब्लूटूथ आधारित पीयर टू पीयर मैसेजिंग जिससे इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क या जो केंद्रीय सर्वर है उसके बिना भी संचार संभव है। ठीक है, जो वीचैट है ये जो मोबाइल नेटवर्क और जो केंद्रीय सर्वर है उसके बिना भी ये संचार इसका संभव है। ठीक है, और इसको हटाने का कारण क्या है वीचैट को, तो ये सरकार ने आशंका जताई कि इस ऐप का आतंकवादियों, संगठित अपराध समूहों, साइबर अपराधियों तथा राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा दुरुपयोग किया जा सकता है, तो इसलिए इसको हटाने का रीजन बताया है। तो फिर यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं। ये ऐसी यहाँ पे कुछ विशेषता दी गई है जिसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। भारत का पहला बैंक नेतृत्व वाला क्वांटम फाइनेंस हब
किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे भारत का पहला बैंक नेतृत्व वाला क्वांटम एक फाइनेंस ऐप है, जिसको कौन से स्थान पर यहाँ पे स्थापित किया जाएगा, तो ये है अमरावती में। ठीक है, ये अमरावती में स्थापित किया जाएगा भारत का पहला बैंक नेतृत्व वाला क्वांटम फाइनेंस ऐप। ठीक है, तो यहाँ पे फिर इससे रिलेटेड कुछ जानकारी है, इसको देखते हैं। तो उस स्थान का नाम क्या है, तो उस स्थान का नाम अमरावती है, जो कि ये प्रोजेक्ट भारत का फर्स्ट बैंक नेतृत्व वाला एक क्वांटम फाइनेंस हब है, जिसको किसके बीच में किसके बीच में ये साझेदारी है, तो ये पंजाब नेशनल बैंक और आंध्र प्रदेश सरकार ने समझौता पर यहाँ पे हस्ताक्षर किए हैं। और जो ये प्रोजेक्ट है उसकी यहाँ पे अनाउंसमेंट कब की गई है, तो ये 23 जुलाई 2026 को अनाउंसमेंट किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है इस प्रोजेक्ट का, तो जो बैंक में क्वांटम कंप्यूटरिंग को बढ़ावा देना, AI संचालित वित्तीय समाधान विकसित करना, साइबर सुरक्षा एवं धोखाधड़ी पहचान को मजबूत करना, जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके डिजिटल बैंकिंग नवाचारों को यहाँ पे गति देना। तो ये सब इसके कुछ उद्देश्य है। ठीक है, यहाँ पे इसके कुछ ऑब्जेक्टिव है। और जो यहाँ पे हब इकोसिस्टम है वो यहाँ पे क्या है, तो ये बताया गया है। तो यह है बैंकों, स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान संस्थानों, सरकारी एजेंसियों तथा प्रौद्योगिकी भागीदारी को एक साथ लाकर क्वांटम आधारित व्यवहारिक वित्तीय समाधान विकसित करेगा। ठीक है, जो ये हब इकोसिस्टम है, यहाँ पे जो ये सब चीज़ बताया गया है, बैंक, स्टार्टअप, शैक्षणिक संख्या ETC, जो उसकी क्वांटम आधारित व्यवहारिक वित्तीय समाधान का यहाँ पे विकसित करेगा। फिर यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं, ये इसके कुछ महत्व बताए गए हैं, ये सिग्निफिकेंस है। तो यह भारत का पहला बैंक है। ठीक है, और जो ये भारत के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को एक समर्थन प्रदान करता है। तो ये सब इसके एक इम्पॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसको। फिर उसके बाद यहाँ पे आगे बताया गया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक रोकने के लिए एक नए विधेयक को मंजूरी दी है। तो ये जो विधेयक है वो किस अधिनियम में संशोधन करेगा। ठीक है, तो जो ये विधेयक है वो यह विधेयक सार्वजनिक परीक्षाएं अधिनियम 2024, ठीक है, तो इस अधिनियम में संशोधित करेगा। तो ये कौन सी अधिनियम है जिसमें संशोधन किया जाएगा, तो वह है विधेयक सार्वजनिक परीक्षाएं अधिनियम, जो कि 2024 के अकॉर्डिंग है। तो इस विधेयक का नाम क्या है, ठीक है, तो वो है सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक, जो कि 2026 के अकॉर्डिंग है। तो ये यहाँ पे जिस अधिनियम में संशोधन किया जाएगा वह कौन सी है, तो वह है सार्वजनिक परीक्षाएं अनुसूचित संसाधनों, जो कि अनुसूचित साधनों की रोकथाम के लिए जो ये अधिनियम है वह है 2024। तो इसमें संशोधन किया जाना है। और इसको किसके द्वारा अनाउंस किया गया है, तो यह केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसको अनाउंस किया गया है और इसको जुलाई 2026 में अप्रूवल किया गया है। और जो यहाँ पे लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है तो वह है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र शाह द्वारा यहाँ पे लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है। फिर यहाँ पे आगे देखते हैं हम लोग, ये इसके कुछ प्रावधान है, ठीक है, इस अधिनियम के। तो ये कौन कौन से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें अधिकतम सजा 10 वर्षों तक का कारावास है, ठीक है, और इसका जुर्माना यहाँ पे 10 करोड़ तक है। और फिर ये जो फास्ट ट्रैक न्यायालय पेपर यहाँ पे है, तो जो पेपर लीक मामलों की शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के लिए है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ इसकी ये विशेषता है। और यहाँ पे जो जांच एवं सुनवाई है वो 2 माह के भीतर पूरी की जाएगी। जो यहाँ पे जांच किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, वह 2 माह के लिए 2 माह के अंदर ही इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी, ठीक है। और इस मामले में की सुनवाई फास्ट ट्रैक आधार पर की जाएगी, ठीक है। तो इसकी जो सुनवाई होती है वो कैसे होती है, किसके अकॉर्डिंग होती है, तो ये फास्ट ट्रैक इसके बेसिस पे होती है, ठीक है, सुनवाई। फिर यहाँ पे आगे देखते हैं कि वर्ष 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक
किस बैंक को नामित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक, वर्ल्ड्स बेस्ट कस्टमर बैंक, तो यहाँ पे किसको नामित किया गया है, तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई को यहाँ पे नामित किया गया है। ठीक है, वर्ल्ड बेस्ट कस्टमर बैंक। तो फिर यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे जानकारी है उसको देखते हैं। तो वर्ल्ड का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक यहाँ पे 2025 में किसको नामित किया गया है, तो इसके विजेता कौन है, तो वो है भारतीय स्टेट बैंक है, एसबीआई। ठीक है, और तो जिन्होंने ये अवार्ड दिया है तो ये अवार्ड किसके द्वारा यहाँ पे दिया गया है, तो ये है ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन। ठीक है, इसके द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। और फिर इसकी अनाउंसमेंट कब हुई थी, तो ये है 16 जुलाई 2025 को। ठीक है, और जो ये इसका पुरस्कार समारोह है तो वो कहाँ पे हुआ है, तो ये वाशिंगटन डीसी IMF विश्व बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक की वार्षिक बैठकों के दौरान यहाँ पे ये पुरस्कार समारोह यहाँ पे किया गया था। और फिर ये जो ये पुरस्कार है तो SBI से यहाँ पे किसको दिया गया था, तो वो थे CS सेठी। ठीक है, CS सेठी जिसको यह पुरस्कार दिया गया था SBI की ओर से। ठीक है, जो कि SBI चेयरमैन है। फिर ये यहाँ पे SBI को यह पुरस्कार क्यों मिला, तो ये इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे जानकारी है जिसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी होगी तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप उस पर इंक्वायरी कर सकते हैं। और जो ये क्लास का PDF है वो नीचे टेलीग्राम चैनल दिया गया है, उसमें अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से ये PDF ले सकते हैं करेंट अफेयर्स का। तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, वेल डन।